हेलो गाइस। इस वाली वीडियो में हम आइसोमर्स का पार्ट बी लेकर आए हुए हैं। पहली वीडियो में हमने आइसोमर्स पढ़ा, आइसोमर्स की कुछ हद क्लासिफिकेशन की, आइसोमर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बताई थी। इंतहाई आसान सी ट्रिक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप यहाँ पे काइंडली उनको एक दफ़ा देख लें। तो यहाँ पे आइसोमर्स में हमने कहा था कि आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने आइसोमर्स को क्लासीफाई किया था दो बेसिक ब्रांच में। एक आध हमारे पास थी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, एक आध हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम उसी वीडियो में पढ़ चुके थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या जिसे आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हो, वहाँ पे हमने पोजीशन आइसोमर्स पढ़ लिए थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पढ़ लिए थे, और साथ साथ टाटोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स वगैरह सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है। स्टीरियो आइसोमर्स आर द आइसोमर्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and same structural formula but differ in their arrangement of atom or group in space। कि हमारे पास ऐसे आइसोमर्स हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन अगर आप उनको किसी स्पेस में रखें तो उनके एटम्स की ना डिफरेंट अरेंजमेंट आ रही हो, या अगर आप उनको देखें तो उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन शो हो रही हो। तो उसको बेसिकली दो मेन टाइप्स में, एक आध हम पढ़ेंगे कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, एक आध हमारे पास होती है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को भी फर्दर फिर हमने दो आध टाइप्स पढ़नी है। एक आध इनकी हमारे पास होनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें एक आध हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक आध हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स are that isomers that having same molecular formula, same structural formula, but different physical properties, but different their orientation और their arrangement of atom और group in space। तो देखिए सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ लेते हैं, बाद में फिर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखते हैं। तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स के दो टाइप्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनको अब हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हमने कहा ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन क्या कोई भी एटम्स हो जो उनकी अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट आ जाए, या फिर वो क्या ऑप्टिकली डिफरेंट आ जाए। तो उसके लिए हमने कहा तो दो टाइप्स पढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास होते क्या है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। कहने का मतलब ये है, आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन उनकी जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो आपके पास क्या डिफरेंट आ जाए। तो सबसे पहली बात इनके लिए ना, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कुछ और कंडीशंस होती है या कुछ और रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या होता है कि हमेशा आपके पास ना डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो जिसमें डबल बॉन्ड ना हो तो उनकी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात ये है, डबल बॉन्ड के साथ साथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। दो हाथ डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आपके पास होनी चाहिए। दो हाथ डिफरेंट एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। एक तो डबल बॉन्ड होनी चाहिए, एक तो आपके पास अगर कोई डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है तो दो और डिफरेंट ग्रुप्स या दो और डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इनको समझने लगे। सपोज़ आपके पास यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सी कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे देखिए सपोज़ यहाँ पे आपका आया हुआ है CH3, यहाँ पे एक आध एच आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक आध एच यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे देखो एक आध CH3 यहाँ पे आया, और इसी के साथ ही साथ एक आध ये वाला लिख रहा हूँ CH3, यहाँ से H, और यहाँ पे देखिए CH3, और यहाँ पे फिर क्या H। अब यहाँ पे देखें हमने कहा है
ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम हो लेकिन डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देख लो तो अगर इस साइड पे CH3 है तो यहाँ पे एक आधा हाइड्रोजन आया हुआ है और नीचे हाइड्रोजन यहाँ पे देखें CH3 आई हुई। अगर यहाँ पे आप ऊपर देखें तो यहाँ पे CH3 आया हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर्स भी इनको कह सकते हैं, सिस आइसोमर्स इनको कह सकते हैं। और इस वाले को क्या आप कहोगे, यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है बल्कि एक डिफरेंट ग्रुप आए हुए, तो उसको आप ट्रांस आइसोमर्स कहते हो। ये सिस और ट्रांस ना एक्चुअली दो आप लैटिन वर्ड है। सिस का मतलब सिसोइड से निकला हुआ है। सिसोइड का मतलब क्या होता है, सेम साइड या सेम पोजीशन। और ट्रांसॉइड भी एक और लैटिन वर्ड है, ट्रांसॉइड। ट्रांसॉइड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन। वहाँ पे देखिए दो आध डिफरेंट एटम है, डिफरेंट पोजीशन आई हुई है उनकी। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर सिस अल्कीन्स का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ट्रांस अल्कीन का दिया हुआ है, तो इनमें से अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबल होंगे या ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो आपने कहना है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांस आइसोमर्स क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स। तो आपके पास ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, trans isomers are more stable. ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है क्राउडनेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मिथाइल की क्राउडनेस काफ़ी ज़्यादा होनी है तो हाइड्रोजन की क्राउडनेस यहाँ पे कम होनी है। यहाँ पे देखिए एक आधे, एक तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसकी अपनी क्राउडनेस होनी है। यहाँ पे देखिए कार्बन है, इसके साथ 3 आध हाइड्रोजन के एटम, तो यहाँ पे क्राउडनेस काफ़ी ज़्यादा होनी। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला बॉन्ड इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि सबसे पहली बात आपने ना लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड किस चीज़ पे आया हुआ है, 2 पे आया हुआ है। तो आपका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो आपका बनेगा 2 ब्यूटीन। हमने कहा अगर पोजीशन सेम है तो सिस 2 ब्यूटीन, अगर आपकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है सेम ग्रुप की तो वो आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन कहलाएगा। ये तो हमारे पास हो गई जी। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की दूसरी टाइप ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब क्या, लाइट। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की दूसरी टाइप ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल वर्ड यूज़ हुआ है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो यहाँ पे लिखे देखें, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर इन दियर अरेंजमेंट टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट। आपने ना कोई कंपाउंड आपके पास पड़ी हुई है, आपने देखा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देखा तो वो उनकी जो अरेंजमेंट थी तो वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी। तो उस वाले को फिर हमने क्या कहना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्चुअली हम पढ़ते हैं किस चीज़ में, ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, द कंपाउंड हैविंग एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आपके पास एक ऐसा कंपाउंड हो जो क्या कर ले, जो प्लेन पोलराइज लाइट को ना थोड़ा सा रोटेट कर ले, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। आप कहेंगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या है, ये एक्चुअली इसे हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय पोलरीमीटर। पोलरीमीटर आपके पास ना एक आध ट्यूब होता है, एक आध इंस्ट्रूमेंट होती है जिसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट सोल्यूशन ले लेते हो,
और उनको ना ऑब्ज़र्व करते हो कि आया वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए सपोज़ इनकी इंस्ट्रूमेंटेशंस में हमारे पास देखिए, सपोज़ अगर आपके पास कोई भी लाइट हो, सपोज़ ये मेरे पास सन लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को देखें, हमने पढ़ा ये आपके पास क्या होती है, पोलराइज अनपोलराइज लाइट होती है। सपोज़ इस साइड पे भी जा रही, उस साइड पे भी जा रही, तो ए वाली लाइट आपके पास कौन सी वाली लाइट होती है, अनपोलराइज लाइट होती है। हम करते क्या हैं, इनको ना प्रिज्म से पास आउट करवा देते हैं इन्हीं लाइट को। तो ये देखिए ये वाली लाइट बिल्कुल पोलराइज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली लाइट आपके पास कौन सी वाली लाइट होगी, पोलराइज लाइट। अब ये वाली लाइट एक आध इंस्ट्रूमेंट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आई, यहाँ पे प्रिज्म के दो आध स्लिट पड़े हुए थे, तो उन स्लिट से जब ये वाली लाइट पास आउट हो गई तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर आ गई, पोलराइज लाइट हो गई। इसी पोलराइज लाइट को फिर हमने यहाँ पे देखें एक आध पोलरीमीटर ट्यूब है जहाँ पे आपके पास क्या पड़े हुए, सोल्यूशंस पड़े हुए हैं। जिन सोल्यूशन को आप ऑब्ज़र्व करें वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस वाली लाइट को जब आपने ना इन सोल्यूशन के थ्रू पास आउट किया तो फिर आपने देखा कि इन लाइट की देखें यहाँ पे पहले उनकी एंगल बिल्कुल 90 एंगल आ रहा था, लेकिन जब आपने यहाँ पे देखा वो थोड़े से बेंड हो गए। तो ऐसा कंपाउंड जिससे अगर लाइट पास आउट हो जाए और जिनका रोटेशन थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, मतलब थोड़ा सा आपके पास ना एंगल उसका रोटेट आ जाए, तो वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। अगर लाइट पास आउट हो गई और लाइट का जो एंगल था वो उसी तरह रहा तो फिर वो आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे। तो इनको अब देखें बाद में लिखने लगे हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने लगे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं और आपके पास कायरल कंपाउंड क्या क्या होंगे, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने क्या कहा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने कहा आपके पास लाइट सोर्स होती है। सपोज़ आपके पास ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, तो हमने कहा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपके पास ऐसी रेडिएशंस होती है जो पास आउट हो सकती है थ्रू आउट वैक्यूम। सपोज़ अगर मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो ये जो साउंड वेव्स होती है इस क्लास में यहाँ से वहाँ तक जा रही है, तो एक आध मीडियम के थ्रू जा रही है। लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है उनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती, वो थ्रू आउट वैक्यूम भी पास आउट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है वो आपके पास क्या होती है, अनपोलराइज लाइट होती है। तो हम करते क्या हैं, उनको ना प्लेन पोलराइज कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम करते क्या है, एक आध प्रिज्म के थ्रू उनको पास आउट करवाते हैं, तो वो क्या होती है, प्लेन पोलराइज, बिल्कुल उनका फिक्स 90 के एक प्लेन के अंदर उनकी पोलराइजेशन आ जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक आध ट्यूब पड़ा हुआ है जहाँ पे आपका कोई भी सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो इस सोल्यूशन से जब मैंने प्लेन पोलराइज लाइट पास आउट की, प्लेन पोलराइज लाइट जब इस सोल्यूशन से पास आउट किया, फिर यहाँ पे हमने देखा उसका सपोज़ आपका जो भी सोल्यूशन था ना उसका एंगल थोड़ा सा चेंज आ गया। उसका रियल एंगल ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एंगल में चेंज आ गया। तो एंगल में जो ही चेंज आई ये आपको कौन, डिटेक्टर या एनालाइज़र आपको ये शो करवाएगा कि आपके एंगल में ना थोड़ी सी चेंज आ गई। तो फिर देखें तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो ये है कि ये लाइट सोल्यूशन के थ्रू पास आउट हो गई और उसका जो एंगल था बिल्कुल वही वाला आ गया, इस तरह चेंज नहीं हुआ, ये वाला एंगल फिक्स्ड, यहाँ पे सपोज़ ये वाला एंगल आ गया, बिल्कुल यही वाला एंगल आ गया। तो इस तरह का कंपाउंड आपके पास क्या होगा, वो आपके पास अनएफेक्टेड प्लेन पोलराइज लाइट हुई तो वो आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर आपने लाइट पास आउट की है और ये वाला एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा आपके राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा वो रोटेट कर गया, तो अगर वो क्लॉकवाइज थोड़ी सी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई तो उसको देखें यहाँ पे मैंने यू रिप्रेजेंट करवाया हुआ, तो क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट होगी, वो आपके पास ऑप्टिकली क्या होगी, एक्टिव कंपाउंड होगा, जिसको बाज़ बुक वाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बताते हैं, बाज़ बुक वाले इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
बाज़ बुक वाले इनको ना प्लस के साइन से भी रिप्रेजेंट करवाते। तो यहाँ पे देखो डेक्स्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, कि आपके पास जो लाइट का एंगल था वो अब थोड़ा सा, जो आपका सोल्यूशन था ना उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी सी रोटेट हो गई, तो वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, और जो उनकी रोटेशन थी ना वो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर गया, तो वो आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। स्मॉल डी से इनको रिप्रेजेंट करवा सकते हो, प्लस वाले सिंबल से बाज़ बुक वाले रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, या आप राइट हैंड साइड भी इसको कह सकते हो। आपने लाइट पास आउट किया, प्लेन पोलराइज लाइट, और वो क्या करके इफेक्ट कर गया, अब क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज आ गई। यहाँ पे देखें, क्लॉकवाइज की बजाय अगर एंटी क्लॉकवाइज आ गए तो उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट कहनी है, वो भी आपके पास क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। लेकिन वो अब देखें आपका ना एंटी क्लॉकवाइज से मतलब क्या, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गई हुई। तो यहाँ पे देखो लीवो का मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आप स्मॉल एल से करवा सकते हो, या माइनस वाले सिंबल से भी पासबुक वाले रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो आपने कोई भी यहाँ पे कंपाउंड रखा हुआ है, अगर वो आपका थोड़ा सा भी रोटेट कर रहा है तो वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ है तो वो आपका डेक्स्ट्रो होगा, अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट कर गया तो वो आपका लीवो होगा। आपको कैसे पता चलेगा, एग्ज़ाम में आपको एक आध कंपाउंड दी हुई, एक आध स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली अनएक्टिव होगा। पहली बात तो ये पोलर ईमीटर ट्यूब के थ्रू चले आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है तो वो आपका लीवो रोटेटरी होगा, अगर वो राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा रोटेट कर रहा है तो वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे आइडिया होगा, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना ये तीनों चीज़ें जहन में रखनी है। पहले आपने ना उसकी डाइसिमेट्री को देखना है, दूसरी फिर आपने उसकी कायरलिटी को देखना होगा, तीसरी फिर आपने उसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी को देखना होगा। तो यहाँ पे डाइसिमेट्री से मतलब क्या है कि आपने फिर उसको 3 डायमेंशनली देखना होगा, क्या या वो वाला कंपाउंड दो सिमेट्री रखता है या नहीं रखता है। और कायरलिटी का मतलब देखें, यहाँ पे वर्ड कायरल का मतलब क्या होता है, हैंडनेस। जिस तरह हमारी हाथ की उंगलियाँ बराबर नहीं है तो आपके पास जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। किसी भी कार्बन के ऊपर अगर आपको ना एटम्स दिए हुए तो वो चारों की चारों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। और नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी से मतलब क्या है, सपोज़ अगर यहाँ पे ना आपके पास कोई भी कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए ए का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, बी का साइज़ थोड़ा सा कम होगा। अगर आप क्या कर लो, इसके दूसरा आप मिरर इमेज बना लो, तो मिरर इमेज बनाने के लिए जो आपका इस साइड पे जो मिरर के बिल्कुल सामने होगा वो आपने ना उसको पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले मिरर के सामने ये वाला बी आ रहा है तो इस मिरर के सामने यही वाला बी आएगा, और ये वाला ए जो है इस साइड पे आ जाएगा। और इसको अगर आप देखें, इसको 180 पे रोटेट करोगे तो यहाँ पे ये वापस आएगा। तो मिरर इमेज से मतलब क्या हुआ, ये इनका मिरर इमेज हो गया। सपोज़ आप शीशे में अपने आप को देखते हो या कोई भी लिखाई वगैरह देखते हो, तो जो आपका इस साइड पे होगा वो आपको पहले आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए देखिए, अगर आप ये वाला कंपाउंड उठा ले, इस वाले कंपाउंड के ऊपर रखे, सपोज़ इस वाले कंपाउंड का ना इलेक्ट्रॉनिक लॉट थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये वाला कंपाउंड अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये इस कंपाउंड को कवर नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एक आध ये वाली पेन है और एक आध इससे छोटी वाली पेन है तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है। अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर कर ले तो वो आपका सुपर इम्पॉसिबल होगा, लेकिन ये इसको कवर नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे बी का साइज़ बड़ा है तो ए का साइज़ क्या है, स्मॉल है, तो आप इसके पीछे रखोगे तो बी थोड़ा सा आपको शो होगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। तो इनको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि हमारे पास कायरलिटी होती क्या है। तो हमारे पास कायरलिटी क्या होती है, या आपके पास कायरल कार्बन एटम क्या होता है। हमने कहा था कायरल वर्ड का मतलब क्या होता है, हैंडनेस। तो यहाँ पे देखिए, a tetrahedral atom usually along with a carbon atom that having 4 different substituents
आर कॉल्ड कायरल सेंटर। आपके पास देखें, सपोज़ आपके पास एक एग्जांपल आई हुई है एलेनिन, जो हमने अमाइनो एसिड्स में यहाँ पे पड़ी हुई है। सपोज़ यहाँ पे एक आर आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक एच आई हुई है, यहाँ पे देखो COOH आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास NH2 आई। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला सेंटर आपका कायरल सेंटर कहलाता है। हमने कहा इस वाले कार्बन के अलॉन्ग इस साइड पे हर तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच है। तो ये वाला सेंटर हमारा क्या कहलाएगा? कायरल सेंटर कहलाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कंपाउंड आ गया तो वो आपका कायरल सेंटर होगा, और वो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना थोड़ा सा रोटेट करेगा, या तो लेफ़्ट हैंड साइड पे या तो राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे कायरलिटी का मतलब हैंडनेस क्यों हम कह रहे हैं इसको? कायरलिटी को हम हैंडनेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारे हाथों की ना उंगलियाँ होती है, यहाँ पे देखिए पांचों की पांचों उंगलियाँ सेम नहीं है। तो आपके पास कोई भी एटम हो, उसके अलॉन्ग जितने भी सब्स्टिट्यूट हो, वो सारे के सारे आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो वो वाला कंपाउंड आपका कायरल कंपाउंड कहलाता है। तो यहाँ पे मोस्टली देखें इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वही आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो इस तरह वाला इस तरह का कोई भी कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड आपके पास होगा तो वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। एनंशियोमर्स क्या होते हैं? तो एनंशियोमर्स को देखें, अपीयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे डिफर इन रोटेशन ऑफ फ्लेम पोलराइज लाइट। तो एनंशियोमर्स आपके पास ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो आपके पास क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कि एक का मिरर दूसरे के साथ फिक्स्ड ना आ जाए। सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास कार्बन, यहाँ पे देखो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे देखो एक आध अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पे एक आध हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास CH3। पहली बात ये, क्या ये कायरल है या नहीं? ये कायरल से मतलब क्या था? हमने कहा हैंडनेस। तो यहाँ पे देखो कार्बन के अलॉन्ग हमने कहा COOH, कोई भी एक आध सेम एटम या सेम ग्रुप नहीं अटैच, तो ये हमारे पास कायरल होगा। बिल्कुल ये वाला हमारे पास कायरल होगा। फिर हमने कहा इसके मिरर इमेज आपने कैसे बनाने हैं? तो मिरर इमेज के लिए हमने कहा कि जो आपका मिरर के बिल्कुल सामने वाला एटम होगा उसको आपने सबसे पहले लिखना है, और यहाँ पे देखिए कार्बन तो सेंटर में ही है, और इसके बाद ये वाला CH3 आया हुआ है, तो इस CH3 को आपने ऐसे ही लिखना। ये जो ऊपर वाला COOH है, अगर आप इसको 180 एंगल पे रोटेट कर दो ये वापस इसी जगह पे आएगा। तो इसीलिए COOH इसी तरह ऊपर रहेगा, और जो आपका OH है वो बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हमने कहा पहली बात आपके पास कायरल होना चाहिए। दूसरा फिर हमने कहा उसकी डाइसिमेट्री होनी चाहिए, दो सिमेट्री होनी चाहिए। तीसरी फिर हमने कहा कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल, या जिसे आप एनंशियोमर्स कहते हो, उसका एनंशियोमर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने एक और पेयर बना लिया। अगर आप फिक्स्ड उसको उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे, तो ये फिक्स्ड यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब एक हाइड्रोजन इस साइड पे आएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह के अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लो तो इसको आप रेसीमेट मिक्सचर भी कहते हो। रेसीमेट मिक्सचर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जो हमारे पास क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होता है। या इसको समझने के लिए ना, सपोज़ अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास ये वाला हैंड है तो ये हमारा क्या है? कायरल है। तो अगर इस हाथ के ऊपर ना आप क्या कर रहे हो? ये वाला हाथ भी इसी तरह इसके ऊपर ला रहे हो ना, तो यहाँ पे देखिए ये वाली उंगली शो हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास क्या? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये वाला हाथ इस वाले हाथ को कवर अच्छी तरह नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो कि जो इसको और इसको कवर कर ले, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगे? सेम तरह के एटम्स होंगे, तो उनका साइज़ भी सेम होगा, तो फिर वो आपके पास कायरल ही नहीं होंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो आपने कैसे बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या अनएक्टिव है? पहली बात आपने उसकी डाइसिमेट्री को देखना है। दूसरी बात आपने उसकी कायरलिटी को देखना है। तीसरी बात फिर आपने उसकी एनंशियोमर्स को देखना है। एनंशियोमर्स से मतलब क्या? उसकी आपने ना सुपर इम्पोजिबिलिटी को देखना है क्या, या वो दूसरे, अगर आप उसका मिरर इमेज बना लो, अगर वो उसको कवर कर रहा है, उसको छुपा रहा है, तो वो आपका क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल होगा।
अगर वो उसको कवर नहीं कर रहा तो वो आपका क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो इस वाली वीडियो में हमने सिर्फ ये पढ़ा, पहले हमने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में कहा कि वो आपके पास अगर सेम तरह की पोजीशन आ रही है अलॉन्ग द डबल बॉन्ड तो आपके पास सिस पोजीशन होती है, अगर वो डिफरेंट एटम आ रहे तो वो आपका ट्रांस होगा। फिर आगे हमने कहा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हमने रूल पढ़ी कि रूल क्या था, पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा हमने कहा दो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। फिर उसके बाद फिर हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी पहली थोड़ी सी पढ़ी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने कहा ऑप्टिकल एक्टिविटी को किस चीज़ से आप मेजर करोगे, आपने पोलरीमीटर को ट्यूब लेनी है, उसमें करना क्या है, आपने कोई डायरेक्ट सनलाइट वाली कोई भी रेडिएशंस लेनी है, और प्रिज्म निकल कैडमियम प्रिज्म के थ्रू आपने करना क्या है, उसको पास आउट करना है, तो प्लेन पोलराइज लाइट बना लेनी है। वो क्या करेगा, वो पोलरीमीटर ट्यूब के थ्रू पास आउट हो जाएगा। अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड पे रोटेट करे तो वो लेबो रोटेटरी होगा, अगर वो आपका राइट हैंड साइड पे रोटेट करे तो वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। फिर हमने कहा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर कोई भी एक आध कंपाउंड दिया जाए और आपसे पूछे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली अनएक्टिव होगा, उसके लिए आपने करना क्या है, तीन आध रूल्स आपने ध्यान में रखने। उसकी डाइसिमेट्री को देखे, उसकी कायरलिटी को देखे, या फिर आप उसके रेसिमेट मिक्सचर या नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी को देखना है।